ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। पूरा बंगाल जीते हैं। जय श्री राम का पूरा बंगाल जो है स्वागत किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बंगाल में 15 साल की सत्ता ढहने के बाद अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमला किस पर है, जनता के फैसले पर या अपनी हार की सच्चाई पर। चुनाव नतीजों के 24 घंटे पूरे नहीं बीते और ममता बनर्जी ने हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय, इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय सीधे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा यह किया कि उनकी 100 से ज्यादा सीटें लूट ली गई हैं। चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई और वो राजभवन जाकर इस्तीफा भी नहीं देंगी। यानी जनादेश साफ है, लेकिन ममता उस जनादेश को मानने से इनकार कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या बंगाल की जनता ने ममता को नकारा है या ममता अब जनता के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। 294 सीटों वाले बंगाल में सत्ता का पूरा समीकरण बदल चुका है और जिस बंगाल पर ममता ने 1.5 दशक तक राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा, वहीं जनता ने इस बार सत्ता की चाबी किसी और के हाथों में सौंप दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप, भ्रष्टाचार के दाग, कट मनी की राजनीति और सत्ता का अहंकार ममता के पतन की सबसे बड़ी वजह बने? और एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी, अगर जनादेश आपके खिलाफ है तो क्या कुर्सी से चिपके रहना लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र का अपमान है? दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের 100 सीट जोर করে লুট करा হয়েছে। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। सब मिल के एक साथ वोटिंग किया, इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था, ये 7 चरण तक मुरा पीछे रहना पड़ेगा। 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए रख देते हैं आज की दहाड़ के सवाल। पहला सवाल यही, बंगाल हारी ममता, शुरू वोट चोरी का हल्ला, हार पर मंथन न विचार, सीधे विपक्ष पर प्रहार, हार का बहाना चुनाव आयोग पर निशाना, केरल जीते तो ठीक, बंगाल हारे तो वोट चोरी, ममता हार से परेशान, भूली संविधान। हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, अनुज अत्रे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ चर्चा में मौजूद, राम प्रकाश पांडे टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद है, राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त है और कपिल श्रीवास्तव जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सूर्य प्रकाश मैथल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और शुरुआत राम प्रकाश पांडे साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी
क्योंकि ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया है कि उनके इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो राज्यपाल बर्खास्त कर देंगे, और चुनाव तो आप हारे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो कुर्सी से चिपके रहना संवैधानिक और लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है, और हार का ठीकरा इसी संविधान पर फोड़ना कितना जायज? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है पांडे साहब? आप मेरे को, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 70,000 आदमी का नाम काट, उसका हमें जब इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब नहीं मिला और कुछ नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी कर रहा है। संविधान का तो वही तार तार कर दिया जा रहा है कि एक आदमी का अधिकार होता है 5 साल में अपना वोट का। लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी जो कमी मैं इलेक्शन कमीशन की है वो, तो वहां पर रह कहाँ गया? तो संविधान बचा हुआ कहाँ है? लोकतंत्र बचा हुआ कहाँ है? लोकतंत्र में सबसे पहला अधिकार तो वोट का। तो अब मुख्यमंत्री के इस्तीफा से क्या मतलब बनता है? उसे भी अपनी तरफ से हटा दिया जाए, गवर्नर उनको बोल दे, चाहे वो कर दे। हो सकता है जो प्रक्रिया भारतवर्ष में दे रही है कि हमें तो देख रहे हैं कि जो पद्धति आ रही है, लोकतंत्र तो है नहीं, किसी पर भी बुलडोजर चलाया दिया जा सकता है। मतलब आप 15 साल से जीत रहे थे तो लोकतंत्र जिंदा था, संविधान काम कर रहा था, और इस बार आपके खिलाफ जनादेश आया तो लोकतंत्र भी मर गया और संविधान भी खतरे में आ गया। मेरे को ये बता दीजिए, इलेक्शन होने पर वो जो गाड़ियां वहां पर जो चल रही थी सीआरपीएफ के बंद गाड़ियां, तो वहां पर क्या गोली बंदूकों का क्या वार लगा हुआ था क्या? बंगाल का इतिहास मुझे आपको कोई युद्ध बताना लगा हुआ पड़ेगा था क्या क्या? पांडे साहब? नहीं, बंगाल का इतिहास मैंने इतना तो ये नहीं था कि लगता है चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तृणमूल कांग्रेस गोली बंदूक करता है, इस तरह का परिस्थिति कभी नहीं आया था कि वो गाड़ियों से डर दिखाया जा रहा है। जनमानस को तृणमूल का डर दिखाया जा रहा है कि वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे घर को उड़ा देंगे, और वहां से ऑब्जर्वर जिनको भेजा गया था एक वो उस तरह की भाषा भी बोल रहे थे। पांडे साहब की थोड़ी आवाज ठीक करेंगे जरा, मेरे को उनकी बातें बहुत आधी अधूरी समझ में आ रही है। पांडे साहब जरा मैं आपकी आवाज को एक बार फिर से करेक्ट करवाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे आपसे कंटिन्यू करूंगी। धनंजय गिरी जी, मैं आपके पास आती हूँ। इलेक्शन कमीशन पर बहुत गंभीर आरोप, और मेन विलन ममता बनर्जी ने बता दिया है, ये कहा कि बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर 100 सीटों को लूटा है, और वो कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो अब इसे क्या समझा जाए? ममता बनर्जी का ये कौन सा पैतरा है? देखिए, ममता बनर्जी को लोकतंत्र में कभी कोई आस्था रही नहीं। लोकतंत्र को उन्होंने लूट तंत्र में कन्वर्ट कर दिया। आवाज बढ़ाइए। और जिस तरह से लोकतंत्र को लहूलुहान किया ममता दीदी ने, इसी उन्हीं की निर्ममता का नतीजा है कि 15 साल बाद जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकारा, बुरी तरह से और पूरी तरह से नकार दिया गया। ममता बनर्जी और टीएमसी को बंगाल में महान जनता ने नकारा है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। वाजिब था कि 3 बार इसी जनता ने आपको भारी मैंडेट दिया, तो आप बिल्कुल लोकतंत्र ठीक है। जहां जहां आप जीतते जाते हैं वहां सब कुछ ठीक है, और द मोमेंट आप हारते हैं आपको ठीकरा चुनाव आयोग के सर पर फोड़ना है। ये आप असहमतियों का समान लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक आप है ही नहीं, डेमोक्रेट है ही नहीं अंदर से। आप देखिए, आपको ये नहीं समझ पा रहे कि जनता ने आपको क्यों नकारा। आपने किसी जहांगीर को कहा कि लोकतंत्र तुम्हारी जागीर है, किसी शाहजहां को कहा कि ये जहां तुम्हारा है, और उसी का परिणाम हुआ कि जनता ने आपको बुरी तरह से और पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार हैं, सच को समझने के लिए तैयार, सच को सुनने के लिए नहीं तैयार है। और ममता बनर्जी जी ने जो कह रही हैं कि 100 सीट लूटा गया, कहां से लूटा गया? और तो लंबी चौड़ी बात नहीं, पिछले चुनाव को गूगल कर लीजिए ना। पिछले चुनाव को जब प्रकाश पांडे जी बोल रहे थे कि क्या वहां 75 राजनीतिक हत्या हुई है। 21 के चुनाव परिणाम आने के बाद 2 दिन के अंदर 75 मर्डर हुए। वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे सबके सब। ऐसे निशंस, ऐसे ब्रुटल लोग, हाथ काट दिए गए, उंगलियां काटी गई, लोगों के साथ जो बर्बर व्यवहार किया गया। 37% एसिडेट अकेले बंगाल में। बंगाल में 7वां वेतन कमीशन लागू नहीं, सारे आपने पोस्टल बैलेट खुला पूर्णिमा जी, तो पोस्टल बैलेट तो बाहर जो उनके सरकारी कर्मचारियों का होता है, तभी से हम लीड बनाए हुए हैं। यानी कि 7वां वेतन आयोग अब लागू नहीं कर रही है, एक कर्मचारी को लाखों रुपए का डिफरेंस आ रहा है। आप जिस तरह से बंगाल को गर्व में लेके जा रही है, वो महान विरासत को, जो कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, उसका कल का टुमारो उसके अपने टुमारो का नहीं पता है।
इसीलिए बंगाल की जनता ने आपको पूरी तरह से नकारा है, मातृशक्ति ने नकारा है। संदेश खाली आर्चिकर मेडिकल कॉलेज की जो घटनाएं हुई, जिस ढंग से हुई, आपको हकीकत समझ नजर नहीं आ रही। जनता ने आपको किस तरह से नकारा है, लेकिन आप उसको जिस ढंग से बातें कर रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर, जो आप दादागिरी दिखा रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, ये लोकतंत्र की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। और जिन जिन जगहों पर, ये तो कमाल की स्थिति है, राहुल गांधी जी को पता था, राहुल गांधी ने खुद कहा कि ममता बनर्जी के गलत रवैये के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये चुनाव के पूर्व कहा, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के बीच में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। वो बेचारे आए नहीं, उनको पता था कि भाजपा जीत रही है। तो जब राहुल गांधी को क्लियर कट पता था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ममता बनर्जी को इसका अंदेशा था, इसीलिए चुनाव में लगातार और रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही थी। तो जब सबको क्लियर पता था, तो ये हार की हल्का बौखलाहट किस लिए व्यक्त की जा रही है? क्या लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को, सरदार वाजपेयी जी ने कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक दल बनेंगे बिगड़ेंगे, लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश की महान संस्कृति रहना चाहिए। लेकिन आपको किसी पर भरोसा नहीं, आपको सिर्फ ये है कि एन केन प्रकारेण हमारे साथ। ये तो अभी तक तो धनंजय जी ये साफ है कि इनको भरोसा नहीं है। अब इसमें बहस करके कि इनको क्यों भरोसा नहीं है, भरोसा होना चाहिए था, सब कुछ तो पारदर्शी तरीके से हुआ। अब ये समझाने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये समझ में आना होता तो ये पहले भी आ चुका होता। और अब जो ममता बनर्जी का रवैया है, तब भी ये बहुत साफ है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, पांडे साहब। और अगर ये सब कुछ ममता बनर्जी कर रही हैं, एक संवैधानिक ढांचे पर प्रहार कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, और अगर पूरा का पूरा सिस्टम फ्लॉड है, तो आपकी तो पिछली सारी की सारी जीतों को संदिग्ध माना जाना चाहिए। हम क्यों ना कहें कि आपकी पिछली सारी जीतें टीएमसी की संदिग्ध थी। राम प्रकाश पांडे जी, ठीक है, अनुज आत्रे साहब आपके पास आ जाती हूं मैं। क्या करने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी? और वही सवाल मैं कह रही हूं कि ये तो जनादेश है ना। जब भी कोई चुनाव पॉलिटिकल पार्टी हारती है, एंड फॉर दैट मैटर मैं चलिए आपका भी उदाहरण दे देती हूं, तो आप इंट्रोस्पेक्शन पे जाते हैं, आप ये समझते हैं कि भाई ऐसा क्या हावी हो गया कि जनादेश आपके खिलाफ गया, जनता ने आपको उस कुर्सी से कहा कि चलिए उतरिए, अब हम दूसरे को बिठाने वाले हैं, और आप आके अब ये कह दे कि नहीं नहीं मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं डटी रहूंगी। तो आप क्या चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में आंदोलन हो, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो? और ये तो सीधे तौर पर अनार्की जैसा रवैया है। देखिए, बंगाल में अभी रिजल्ट आए हुए 24 घंटे नहीं हुए, लेकिन जो दल जीत करके आया है उन्होंने अनार्की तो अभी से ही मचानी शुरू कर दी है। उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने तमाम, कल से अगर आपने वीडियोस देखी हुई, अलग बात है आप चलाना ना चाहें, देश की जनता को अपने चैनल में ना दिखाना चाहें, लेकिन तमाम सोशल मीडियाज़ में भरा पड़ा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे जो सत्ता के मद में चूर होकर के किस तरह से वहाँ पर बंगाल में जो है शांति को भंग करने के लिए जा रहे हैं। बंगाल की अस्मिता और बंगाल की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको किस तरह से तार-तार करते देख रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। और आगे कहते हैं ना, कहावत है, कूद के पाँव पालने में दिखते हैं। आगे आगे देखिए भी ये क्या हाल करते हैं, सबको मालूम है। अब ये सत्ता में आ गए हैं बंगाल में, तो बंगाल में अब दंगे भड़कना आम बात हो जाएगी। बंगाल में जो जिस कार्ड को खेल करके चुनाव जीते हैं, जिस कार्ड को खेल करके चुनाव लड़े हैं, जो पोलराइजेशन का कार्ड इन्होंने सीधे तौर पर जो हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ा है, अब उसका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे अब उसका जो है रंग दिखने को शुरुआत होगा। और ये बहुत ही इसके गंभीर परिणाम आएंगे। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया अभी अनुज आत्रे साहब? मैं तो संवैधानिक संस्था की बात कर रही हूँ, मैं ममता बनर्जी के इस्तीफे ना देने की बात कर रही हूँ, मैं तो संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रही हूँ, मैं जनादेश की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ममता बनर्जी हार गई, अपनी सीट नहीं बचा पाई, बीजेपी जीत गई। मैं तो इसकी बात कर रही हूँ, मैं तो हिंदू मुस्लिम लेकर भी नहीं आई अभी तक आत्रे साहब। आपकी तो बात ही नहीं करा मैंने, आप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? आपकी नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द सवाल भी नहीं पूछा। तो मैं ये मान के चलूं कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं उसमें कांग्रेस साथ है उनके, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, उनको ठीक कर रही हैं वो। सवाल हो गया तो मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, मेरा सवाल तो पहले ही हो गया था साहब, मेरे को दोबारा दोहराना पड़ा अपना सवाल। नहीं, आप दोबारा मत दोहराइए, मैंने सुन लिया, मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को दोहराऊंगा। ये जो हिंदू मुसलमान वाली बात मैंने इसलिए जोड़ी कि किस तरह से वहां पर इनके गुंडागर्दी करते हुए कार्यकर्ता घूम रहे हैं, वो एक चिंता का विषय। दूसरी बात, आपने संवैधानिक संस्थाओं की बात की, तो संविधान की धज्जियां का तार तार उड़ाने का
ठेका अकेला भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में थोड़ा ना लिया है। बीते 10 सालों से हमने देखा है, अभी इस चुनाव में देखा है, आसाम के चुनाव में देखा है, उससे पहले के चुनाव में देखा है, और चुनाव के अलावा भी देखा है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को अपने पक्ष में उपयोग कर रहा और उनका दुरुपयोग करके किस तरह से पूरा का पूरा प्रदेशों के चुनाव चोरी कर लेना, पूरी की पूरी पार्टियां चोरी कर लेना, पूरे के पूरे लोकतंत्र का जो है किस तरह से मजाक उड़ा देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की शैली हो गई है। तो इसको देखते हुए आप कैसे अब अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि देश में केंद्र में सरकार में बैठे हैं, ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकारें बैठी हैं, और जिस परिणति को ये दिखा रहे हैं, तो दूसरे दल जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं कहीं ना कहीं तो दाल में पात पात होकर के चल रहे हैं। तो ये देश स्पष्ट तौर पे, स्वाभाविक तौर पे अराजकता की तरफ जा रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, तो स्वाभाविक तौर पर जो ममता बनर्जी अभी कर रही हैं वो ठीक है और वो जायज है। धनंजय जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की एक बात से बड़ा ही मुतासिर हूं। इनका कहना है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुसलमान 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 होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री तेलंगाना का कहता है कि कांग्रेस पार्टी है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि आप नमाज पढ़ते समय नमाज छोड़ दीजिए और उठ करके बीजेपी और आरएसएस को पहले खत्म करिए, क्योंकि नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुल्क से ज्यादा मुसलमान पर भरोसा है। तो ये भारतीय इनके कांग्रेस पार्टी का है कि हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो मान या न मान, तू है मेरा मुसलमान, तू मुल्क के ऊपर है मेरे मुसलमान। मुसलमान के नाम पर इन्होंने मुल्क को बांट दिया, मुसलमान मुसलमान करके मुल्क को बांट दिया। उससे भी पेट नहीं भरा। तो नया वर्ष शुरू हुआ, नया मुसलमान। भाई आपके बीच में तो बोला नहीं था, बड़ा ध्यान से सुना था, लेकिन आपको इतनी जल्दी मिर्ची लग जाती है, इतनी जल्दी मिर्ची लग जाती है। अभी तो सच्ची बोल रहा हूं, नाम कोट करके बोल रहा हूं, उनके नाम कोटेशन। आप तो कैसे का कहरा पढ़ रहे थे कि ऐसे हिंदू मुसलमान करती है, ऐसे जनरल स्पीच दे रहे थे आप, जो कांग्रेस के पाठशाला में का कहरा पढ़ाया जाता है वैसे बोल रहे थे। मैं तो नाम कोट करके बोल रहा हूँ कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपके ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का। ये तो मैं नाम कोट करके कह रहा हूं, बार बोलिए, जोर जोर पे झूठ बोलिए, कोट करके उसको ये दूसरे का गाना सिखाया गया है। नया कांग्रेस की पाठशाला में दूसरे का गाना सिखाया गया है। तीसरा मैं पूछना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, क्या आप पिनराई विजयन को केरल में इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पूर्णिमा जी, मेरा सवाल है कि क्या पिनराई विजयन को केरल में इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं दोनों में से, अनफॉर्चुनेटली मैं आप दोनों में से किसी की बात नहीं सुन पाई, और इसकी वजह आप दोनों को पता है, इसकी वजह आप दोनों को पता है। धनंजय जी 10 सेकंड में लास्ट सवाल जो आप पूछ रहे थे बोलिएगा, फिर आनंद जी मैं आपका जवाब लेती हूँ। क्या पिनराई विजयन को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए केरल? तो वो तो उन्होंने कह दिया ना, अभी तो उन्होंने कहा कि सारा ठेका आप ही ने थोड़ी ले रखा है, तो इनडायरेक्टली तो वो यही कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। अनुज जी 20 सेकंड प्लीज। देखिए, अभी धनंजय जी ने कहा कि कांग्रेस केवल मुसलमान 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 की बात करते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, हम मुसलमानों की भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है हम उनकी भी बात करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की आज देश में 700 से ऊपर के अगर विधायक हैं तो उसमें से 580 हमारे हिंदू विधायक हैं। आपको शायद जानकारी नहीं मिलती। हम हाँ, फर्क इतना है कि आप केवल एक धर्म की बात करते हैं और दूसरे धर्म को नीचा दिखा करके जो है आपकी राजनीति की शैली है। हमारी राजनीति शुरू से ये रही है और हमारा संविधान के अनुरूप मानना यह है कि इस देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का समान अधिकार है और सभी का सम्मान अधिकार है, समान सबको सम्मान मिलना चाहिए। वही हम करते हैं और वही हम चाहते हैं, और उसी बात की हमारी एक घटना बता दीजिए हमें किसी धर्म को छोटा। ठीक है, बहस हिंदू मुसलमान पर नहीं है, बहस हिंदू मुसलमान पर नहीं है, थोड़ा सा डिरेल हो रही है तो मैं वापस से मुद्दे पर आ जाती हूँ। कपिल श्रीवास्तव साहब आपके पास आती हूँ। जो फिलहाल ममता बनर्जी कर रही हैं ये पूरी की पूरी सिचुएशन भारत के संविधान में स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को क्या सीधे सीधे धूमिल नहीं करती है? आपने 24 घंटे अभी नहीं बीते, आपने ये नहीं सोचा कि आपकी सरकार यहां से क्यों हटी, जनादेश आपके खिलाफ क्यों आया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो अब इस्तीफा नहीं देंगे। तो जब तक आप जीत रहे थे तब तक तो सब ठीक था, सब कुछ संवैधानिक था। अब आप हार गए तो जनादेश की भी कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्ता नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि अभी तो मैं गिरी साहब को सुन रहा था, जबरा चोर सेधी में गए और उल्टा चोर कोतवाल को डर। संविधान जिसकी आप दुहाई दे रही हैं कि ममता बहन के लिए
उस संविधान के लिए कभी इन पर चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1400 कुछ और 136 कुछ जिन लोगों को इन्होंने निकाला था उनको दाखिल करने के लिए नामांकन क्यों दिया? और 27 लाख केसेस का 15 दिन में निपटारा कैसे हुआ? आप मुझे बताओ। 27 लाख लोग को अगर आपने उनके मौलिक अधिकार से महरूम किया तो संवैधानिक धज्जियां किसने उड़ाई? आप मुझे बताइए, ये 4.5% से ज्यादा होते हैं और आपने 95 लाख जो है वोटर्स डिलीट करने का काम SIR छद्म रूप से जो आपने एक स्कैम किया है लोकतंत्र को डसने के लिए, वो आपके सामने तब संविधान की चर्चा नहीं होती है। आज चर्चा हो रही है कि वो इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। अरे भाई, वो इस्तीफा देने से इनकार कर रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चला गया है क्या? वो तय करेगा संवैधानिक मूल्य किसके साथ खड़े हैं। उनको अगर उस सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हटा देगा। बात तो इस चीज की है। इनमें एनार्की कहाँ है? वो तो अपने लीगल जो पोजीशन है उसको वो क्लियर कर रही है। आप मुझे बताइए, ये एनार्की है कि नहीं है कि जहां आप एक साथ 185 पर्यवेक्षक लगा रहे हो, 2.5 लाख आप सेंट्रल रिजर्व की पुलिस और मिलिट्री लगा दे रहे हो, बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हो। क्या आप पाकिस्तान में वोट डलाने गए थे क्या कि वो हिंदुस्तान था? तो ये आपने वहां कपिल श्रीवास्तव को इससे डर लग गया क्या? जब 93% वोटिंग हुई, जनता को तो डर नहीं लगा इससे? जनता को तो महसूस नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान बन गया है? कपिल श्रीवास्तव को कैसे उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे महसूस होने लगा कि बंगाल पाकिस्तान बन गया है? जनता ने कोई एक तरफा वोट तो दिया नहीं। जनता अगर डिलीट हुई है, बहुत से वोट डिलीट हुए हैं, उनको डालने के मिला तो इनकी बहुमत की बहुत सारे लोग इसमें से कपिल श्रीवास्तव ऐसे भी होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं आप। कपिल श्रीवास्तव, इसमें से ऐसे काफी लोग होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट नहीं किया होगा। अगली बार में डाल लेंगे। आप संवैधानिक धज्जियां उड़ाते रहे और कहीं 27 लाख लोग अब अगली बार नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कपिल जी, मैं बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। कपिल जी, मैं बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जो आप उन वोटर्स के हिमायती बन रहे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा, मैं तो 100% की बात ही नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और संभवतः इसमें से शायद 1% ऐसा भी हो जो घुसपैठिए हों। मानते हैं ये बात? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये तो घुसपैठिए के नाम पे ये SIR नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे सर, तो आप हिमायती बने हैं ना, वकील बने हैं उनके, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका थॉट क्या है। पूर्णिमा जी, मैं वही बता रहा हूं, आप हमारे थॉट को कहने तो दें। आपने प्रश्न कर लिया, इतना प्रज्ञावान मैं भी हूं और मुझसे ज्यादा कहीं आप हैं, इसीलिए आप इंटरप्ट कर रही हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं बार बार पूर्णिमा जी कि जो SIR किया गया वो लोकतंत्र को डसने की तैयारी थी, स्कैम है। एक भी वो आदमी का अगर वोट छीनने का काम किसी ने किया है तो वो उसको संवैधानिक अधिकार से महरूम किसने किया? तो जब इस तरफ ममता बनर्जी सब कुछ अपनी लीगैलिटी के दायरे में कर रही हैं, तो फिर अगर इतनी समस्या है तो जाइए लीगैलिटी के दायरे में। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि SIR का अधिकार है चुनाव आयोग का, आपको आधार कार्ड डॉक्यूमेंट का इशू था, कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकॉर्पोरेट करिए, आधार कार्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट, उसको आप कंसीडर करिए, तो फिर जाइए सब लोग सुप्रीम कोर्ट, लीगल दायरे में जाइए और SIR को खारिज करवाइए, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। पहले राहुल लाल जी इधर आपके पास आ जाती हूं। मतलब जनादेश बड़ा है आज की तारीख में या राजनीति बड़ी है? जनादेश ज्यादा बड़ा है या आपकी कुर्सी का मोह ज्यादा बड़ा है? और मैं कहती हूं कि चलिए सब कुछ फेयर नहीं है, 10% बीजेपी ने, एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 10% भी अगर बीजेपी ने वो कर दिया जो ममता बनर्जी सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में बने रहने के लिए करती आई, तो आज आपको चुभन होने लगी। लेकिन अपने फायदे के लिए अभी तक आप कर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। पूर्णिमा जी, पश्चिम बंगाल से जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, पूरे चुनाव की प्रक्रिया अभी नहीं, जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, पहले तो हम लोगों ने बिहार में SIR देखा, फिर उसके बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में SIR देखा। लेकिन देखना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के SIR की प्रक्रिया पूरे देश के SIR की प्रक्रिया से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। ये तो ऐसा दिख रहा है हमारा चुनाव आयोग जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करता है कि चोरी भी और सिनाजोरी वाली भी स्थिति भी, तथ्यों के साथ चीजों को देखना चाहिए। हर तरफ हम लोगों ने देखा कि इनोवेशन फॉर्म जहां जो लोग नहीं भर पाए उनके नाम कटे और बाद में फिर कुछ नाम जुड़े भी उसमें। यहाँ पे 58 लाख नाम जो है कि कटे, जो आप कह रहे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, जो मृत हो गए होंगे, जो ट्रांसफर हो गए होंगे, वो 58 लाख उस कैटेगरी के लोग थे। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे 1,36 लाख मतदाताओं को पहले तो नोटिस जारी किया गया और तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उसमें 27 लाख लोगों को जो है कि वो अंततः उनके नाम कट गए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने
भरपूर 142 के अंतर्गत एक विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का गठन किया, और उन ट्रिब्यूनल्स को भी समय नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रथम चरण के मतदान से पहले 139 मतदाता जुड़े और द्वितीय चरण के मतदान से पहले 1450 के आसपास के मतदाता जुड़े। तो सुप्रीम कोर्ट तक उस पूरे प्रक्रिया में इतनी तेजी और हड़बड़ी में वो काम हुआ कि 27 लाख में से नाम मात्र के लोगों को मिला। अब आप अंतर देख लीजिए, टीएमसी और बीजेपी के वोटों के बीच का अंतर देखिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के पास लगभग 32 लाख के आसपास मामले, 27 लाख ही है, और मैपिंग वगैरह के और 5 लाख मामले वो भी पहुंचे, 32 लाख के आसपास मामले पहुंचे। ठीक है। अब अंतर यह चीज है, चुनाव आयोग का दोहरा, आप कहिएगा कि दोहरा भेदभाव वाली स्थिति कहां पे है? भेदभाव वाली स्थिति यह है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मध्य प्रदेश में 3 करोड़ मामले मिले और वहां एक भी नाम उसके आधार पर नहीं कटा। गुजरात में 1.25 करोड़ नाम मिले, वहां पर इसके आधार पर नाम नहीं कटे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है इसके नाम पर 27 लाख वोट कटे। तो सवाल अगर ऐसे स्थिति में तो बनेंगे, तो ये एक बहुत ही गंभीर किस्म का सवाल है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इस बार तो वहां नहीं, तो अभी का ये जो एसआईआर अभी जो चल रहा है, ये गुजरात में हो गया सर? नहीं, बिल्कुल गुजरात में एसआईआर हुआ, संपन्न हुआ। नहीं, अभी चुनाव से पहले जो अभी जैसे बिहार में हुआ, अभी जैसे बंगाल में हुआ, ठीक उसी तरीके से चुनाव क्योंकि होना है गुजरात में, उससे पहले का एसआईआर हो गया। बिल्कुल, गुजरात में, मध्य प्रदेश के हो गया वहां का एसआईआर। उत्तर प्रदेश में हुआ चुनावों से पहले जो होना था। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का मैंने नाम ही नहीं लिया। आपने गुजरात मध्य प्रदेश का अभी नाम लिया कि भाई इतनी डिस्क्रिपेंसीज थी, तो मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ इन 2 जगह हो गया। नहीं, केवल पश्चिम बंगाल में वोट कटा इसके नाम पे, तो चुनाव आयोग का दोहरा मापदंड का। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं, देखिए बिहार में कोई वोट नहीं कटा। नहीं, बिहार में वोट कटे, वो तो 58 लाख वोट यहाँ पे भी कटे, बंगाल में भी कटे, लेकिन उसके बाद भी करते करते वो 91 लाख पे पहुंच गया। ये एक अलग सी स्थिति है। ठीक है, तो एट द एंड ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, है ना? यहाँ पर मुझे अनुज अत्रे साहब ने, कपिल श्रीवास्तव जी ने, राहुल लाल जी ने ये कहा कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नहीं, मुझे एक बार मैथिल साहब से मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती है। मैं कह रहा हूं, कल एक सिटिंग मुख्यमंत्री ने भारत के इतिहास में पहली बार आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई है अंदर जो है कि काउंटिंग वाले जगह पे। अरे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फुटेज जारी कर देना चाहिए। तमाम बीजेपी के लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। अगर वो नाटक नौटंकी कर रही है वो, तो आप उनका वीडियो फुटेज जारी कर दीजिए, देश देख लेगा कि वो नाटक की सच्चाई जो इस वक्त कर रही हैं ममता बनर्जी, मैथिल साहब ठीक कर रही हैं। एक हमारे कहावत है पूर्णिमा जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज स्थिति वही है और कुछ नहीं है। अभी राहुल लाल जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में 125 किलोमीटर का एक लंबा कॉरिडोर नहीं है जो कि बिना फेंसिंग के है, जहां इतने इतने से पिलर गड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी इधर से उधर जा सकता है? अगर ये नहीं है तो मुझे यहां बताइए कि हाँ, हमारी सीमाएं बिल्कुल चाक चौबंद है, वहां एक भी घुसपैठिया नहीं है। आप बता दीजिए। बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए पहले। राहुल लाल जी, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए। ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए। धन्यवाद दे रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद दे रहा हूं पूर्णिमा जी, वो भी बुरा बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए। बधाई भी दे देते धनंजय जी को, बधाई दे देते। आप देखिए, और कांग्रेस को भी दे देते केरलम के लिए, वहां पर भी तो चुनाव आयोग ने सब कराया है सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, मीठा मीठा गपको पर कड़वा कड़वा थूथू। पिनराई विजयन, आप इनसे पूछिए ना, आत्रे जी से, अगर आज पिनराई विजयन इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या ये सही रहेगा? क्या उस समय में केसीआर ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो क्या तेलंगाना के अंदर सही रहता? अगर जयराम ठाकुर ने इस्तीफा हिमाचल प्रदेश में नहीं दिया होता तो क्या वो ठीक रहता हारने के बाद? या शीला दीक्षित ने, आप सोचिए, आम आदमी पार्टी की तो 68 सीटें आई थी वहां पर, और वहां पर इस्तीफा अगर वो शीला दीक्षित नहीं देती कि एक पार्टी की इतनी सीटें आ ही नहीं सकती हैं, मेरे तो चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है, तो क्या वो ठीक रहता? यहां पर विषय ये नहीं है कि आप सही है या गलत है, यहां इस समय विषय यह है कि संवैधानिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। हम जिस संविधान की शपथ लेते हैं, जिस संविधान को हाजिर नाजिर मान के हम सत्ता की मलाई चाटते हैं, हम उस सीट पे बैठते हैं, आप उस संविधान को ही नहीं मान रही हैं। उसी संविधान की शक्तियों से 2011 के अंदर आपने वामपंथ को उखाड़ के फेंका था ना, तब आप चिल्ला रही थी ना केंद्रीय बल आने चाहिए यहाँ पर। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल लाल जी उत्तर अपनी बात रखिए। हाँ, राहुल लाल जी उत्तर दें, और यहाँ पर जो अत्तर साहब है वो भी उत्तर दें कि 93% मतदान हुआ,
2700 कंपनियां वहां आई, उन्होंने चप्पे चप्पे पे सुरक्षा का माहौल दिया, ये विश्वास दिलाया कि यदि आप निकलेंगे तो आप पे कोई बमबाजी नहीं होगी, कोई चाकूबाजी नहीं होगी। पूरी बात सुन लीजिए, पहले बीच में मत चिल्लाइए, आप चिल्लाइए मत, पहले बीच में पहले बात सुन लीजिए। 50 से 70 से ज्यादा हत्याएं हुई थी पिछली बार, आपको याद है किस प्रकार से हत्याएं की गई थी? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अपने मुंह के अंदर आप दही जमा लेते हैं। 70 से ज्यादा हत्याएं करवाई पिछली बार आपने। आप यहाँ पर बैठकर लोगों के खून से नहाते हैं, आप लोगों के बलात्कार से नहाते हैं। आप कितने गैंगरेप हुए, कितनी हत्याएं हुई, यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं आप केवल चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैथिल साहब आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से लेकिन आराम से फिर भी उसके बावजूद आराम से और किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने समय में बोलिए। राहुल लाल जी, मैंने पहले ही कहा था कि बीच में आप इंटरफेयर मत करिएगा। लेट मी टेक हिज ओपनिंग स्टेटमेंट, लेट मी टेक हिज ओपनिंग, बाद में बोल लीजिएगा ना, बाद में बोलिएगा ना, अपने समय पर, अपने समय पर बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आइए एक बार हेडलाइंस देख लेते हैं। नहीं मैथिल साहब, हेडलाइंस दिखाने दीजिए, हेडलाइंस दिखा के फिर उसके बाद आ रही हूँ। हेडलाइंस देखेंगे पहले। बंगाल में टीएमसी को हराकर बीजेपी पहली बार सत्ता में आई। पार्टी 10 साल में 3 सीटों से 206 सीटों पर पहुंची। पीएम मोदी बोले, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समित भट्टाचार्य का स्टेटमेंट, कहा बंगाल में 9 मई को सरकार का शपथ ग्रहण, इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। तमिलनाडु में सरकार के गठन की तैयारी तेज। टीवी के विधायक दल के नेता चुने गए विजय 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, इमरजेंसी एग्जिट से निकाले गए यात्री। हैदराबाद से चंडीगढ़ पहुंची थी फ्लाइट। और यही जल्दी से आपको खबर बतानी है कि चंडीगढ़ इंडिगो फ्लाइट में केबिन बैग से धुआं निकला है। जांच जब की गई तो यह पता चला कि पावर बैंक ब्लास्ट हुआ। पावर बैंक में आग लगने की बात अभी तक सामने आई है और इस घटना पर इंडिगो के स्पोक्सपर्सन का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि इंडिगो की फ्लाइट 6C108 में घटना हुई है। एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई है। सुरक्षा के लिए तुरंत विमान को खाली करवा लिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना दी गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित टर्मिनल तक पहुंचाया गया है। पूरी जांच की गई। जांच के बाद फ्लाइट को दोबारा से ऑपरेशन में लाया जाएगा। और देखिए, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने जो इस्तीफा नहीं देने की बात कही है, उस पर शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट आया है। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि संविधान में सब साफ लिखा है और संविधान में जो लिखा है वो करना पड़ेगा। इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं और आपकी बात पूरी करने के लिए मैथिल साहब 1 मिनट का टाइमर रख रही हूं। प्लीज स्पेसिफिकली उसी में वाइंड अप कीजिएगा। फिर उसके बाद धनंजय जी, अत्रे साहब, कबीर जी आपके पास आती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो भी आज प्रश्न उठा रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा या इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। ये वो फोटो है जिसने भारत की जुडिशरी के खिलाफ एक बार फिर से विपक्ष का चेहरा साफ किया था। ये एक हाई कोर्ट के जज ने जब एक निर्णय दिया कि एक पहाड़ पर जो सदियों पुरानी प्रथा चल रही है दीप जलने की, उस दीप जलने को हम अलाउ करते हैं
उसके बाद क्या हुआ, ये सारा इंडी भिंडी गठबंधन जो है वो पहुंच गया महाभियोग के लिए उस हाईकोर्ट के जज के खिलाफ। ये असलियत इनकी मानसिकता है। ये जो कह रहे थे ना हिंदू मुस्लिम जो है वो हम नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, तो असलियत यही है आपकी। ये देखिए आपके ही नेता है इसके अंदर, ये असलियत है आप लोगों की। और दूसरी चीज, संविधान को कुचलने की आदत तो कांग्रेस को है ही है। आप देखिए ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद किस राहुल प्रकार जी से किया आपका था। भी एग्जैक्ट 1 मिनट रख रही हूँ, आप बीच में काउंटर कर रहे थे क्योंकि देखिए मैं सीधे सीधे कहूंगा, ये तो विषयांतर होने वाली पूरी बात हो गई। भारतीय संविधान के भीतर ही न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग है वहां पे। और अगर विपक्ष के लोग उसका ना विपक्ष के लोग न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोर्ट का प्रक्रिया नहीं है, मैथिल जी इंटरप्ट मत महाभियोग करिए, की आपके में प्रक्रिया नहीं है वहां पे। और दूसरी चीज मैथिल जी अभी नहीं किया था ना, अभी 1 मिनट के भीतर अभी नहीं किया था ना आपके 1 मिनट में, मैं इनसे पूछ रहा हूं, अभी कोर्ट आपके चले 1 जाते मिनट ना। में नहीं किया था ममता बनर्जी ना, कोर्ट अभी चले आपके जाए 1 मिनट में नहीं किया था ना मैथिल साहब। इस्तीफा क्यों नहीं देंगी आप किसी भी पद पे नहीं है, आप विधानसभा के सदस्य नहीं है, आप हार चुकी है वहां पर, आप हार चुकी है। सही हुए, तमिलनाडु के चुनाव सही हुए, केरल के चुनाव सही हुए, अच्छा। वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंगाल में सही नहीं हुआ। बंगाल का चुनाव मीठा मीठा कच्चा पर कड़वा कड़वा तू अगर असम मीठा मीठा कच्चा पर कड़वा तू जीती है ना भारतीय जनता पार्टी, हाल हो गया। बधाई देते मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पर सही नहीं हुआ, जब कांग्रेस जीतेगी जब दूसरी पार्टी जीतेगी वो ठीक रहेगा। ये असलियत है आपकी, ये आपका चेहरा है असलियत। अच्छा असम में भी धांधली हो गई, बहुत बढ़िया। ये असलियत है, चेहरा आपका ये है। जनता देख रही है आपको, इस समय जनता देख रही है आपको, आप अपना मजाक क्यों बनवा रहे हैं। बाकी पुदुचेरी को तो मैं बधाई दे रहा हूं। नहीं, एक बात तो साफ है राहुल लाल जी, एक बात तो साफ है, चाहे जितना लड़ लीजिए चाहे जो कह लीजिए, बात तो सही है कि जो संविधान में लिखा है होगा तो वही है ना। और जब मैं कहती हूँ कि अगर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के लिए विलन बनता है तो केरलम के लिए विलन क्यों नहीं है? एक बार इस बात का क्लियर कोई जवाब दे दे कि केरलम के लिए इलेक्शन कमीशन विलन क्यों नहीं है, तमिलनाडु के लिए क्यों नहीं है इलेक्शन कमीशन विलन, क्यों नहीं है तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु केरलम के लिए क्यों नहीं है साहब? उसका भी स्वागत किया जा रहा है। धनंजय जी सही होंगे सही कहा जाएगा, गलत होगा गलत। नहीं तो आप फिर एक तरफ फिर दोगुलापन मत दिखाइए ना साहब। संविधान की बात भी करेंगे, जो संविधान में लिखा है वो होने भी नहीं देंगे, और जो संविधान निहित काम नहीं कर रहा उसका सपोर्ट भी करेंगे। ऐसे नहीं होता ऐसा राहुल जी दोहरापन नहीं चलता, देखने वाले को सब समझ में आता है कि क्या हो रहा है। दर्शक जानते हैं कि लॉजिकल डिस्पेंसी के नाम पे केवल पश्चिम बंगाल में क्यों आप न्यायाधीश हो, बाकी देश में आप कौन हो? आप आईएएस हो, आईपीएस हो, क्या हो आप? ओके नागरिक हो, पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन हैं मैथिल साहब राहुल लाल बस, मैथिल साहब प्लीज अब बस। धनंजय गिरी जी आपके पास आती हूँ, अनुज साहब आपसे भी कुछ सवाल हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर भी कपीश जी कुछ सवाल उठे, लेकिन पहले धनंजय जी इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसीलिए जरूरत है क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि अब मैंडेट आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर भी आपके पास है, अमित शाह जी 2 से 3 दिन में जाने वाले हैं, तो अगर स्थितियां विपरीत होती हैं तो जाहिर है कि सरकार अपने इस मैंडेट का इस्तेमाल तो करेगी ही ना, और जो संविधान निहित है वो तो होना ही चाहिए। तो बंगाल में वैसी परिस्थितियां ना हो जैसी होती रही कहकर आप सत्ता में आए, तो वैसी परिस्थितियां फिर नहीं होनी चाहिए ना। नहीं देखिए पूर्णिमा जी, 2 बातें हैं। एक चर्चा हो रही थी अभी कि बिहार के एसआईआर की, मैं वहां से शुरू करता हूं बात को। उन्होंने बिहार के एसआईआर की बात की, 37 लाख वोट कटे, 37 लाख लोगों के वोट कटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 15 आदमी हमको ला करके दिखा दीजिए कोर्ट में। 15 आदमी नहीं ला पाए, 3 डेट पड़े, तीनों डेट में कोई नहीं आया। राहुल गांधी बिहार के गोरे कोने में घूमे, एक आदमी उनको नहीं मिला। एक महिला को एक दिन पकड़ के पीछे की, दूसरे दिन उसी महिला ने कहा कि जबरदस्ती की गई। जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो इस देश का बाबा साहब का प्रदत्त संविधान हमें इसका अधिकार देता है कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है। लेकिन वो लोकतंत्र क्या लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है, और विपक्ष की सही स्थिति यह है कि वो लोकतंत्र और लोक लज्जा सबको भूल चुका है। तमिलनाडु में हमारी 3 सीटें थी, घट के 1 हो गई, तो हम उसके लिए कहाँ है तो वो मचा रहे हैं। केरल में कांग्रेस की जीत मिली, हम कहा उसके लिए है तो मचा रहे हैं। यही चुनाव है, कर्नाटक में ठीक चुनाव करा देता है, तेलंगाना में ठीक करा देता है, हिमाचल में ठीक करा देता है, केरल में ठीक करा देता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां चुनाव गलत चुनाव करा देता है। अब इस मुनाफक का, इस मक्कारी का आप कैसे जवाब दीजिएगा? इसके तो कोई जवाब नहीं। देखिए सोए को लोग जगाते हैं, जागे को कौन जगाएगा? जो सोने का नाटक कर रहा है, जो नासमझी का नाटक कर रहा है, उसको आप कैसे समझा पाएंगे? और अनुज जी अगर ऐसा होता तो फिर अब कांग्रेस की सरकारें भी जहां जहां हारी और एंटी इनकम्बेंसी से लेके जो भी वजह रही, फिर आप लोग भी इस्तीफा नहीं ही देते ना।
अगर ममता बनर्जी जो कर रही है वो ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी इस्तीफा देने की और हाथ में वो संविधान की प्रति लेकर चलने की? हम तो संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। तो कर रही है ना आपके अलायंस की पार्टनर नेशनल लेवल पर टीएमसी? देखिए पूर्णिमा जी, आपके बयान में ही और आपके सवाल में ही आज कांग्रेस का एक चरित्र दिखाई देता है देश की जनता को। कांग्रेस से तो आप किसी की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, ना वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा मोदी जी और अमित शाह जी के काल की है, आप उससे तो किसी भी राजनीतिक दल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। कांग्रेस शुरू से संस्कार के आधार पर रही है, मौलिक अधिकारों के हिसाब से मानती रही है, संविधान को मानते रही है और नैतिकता के आधार पर राजनीति। हमारे किसी भी नेता का किसी भी, चाहे पक्ष में रहे हो विपक्ष में रहे हो, कभी भी आचरण आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। लेकिन 2014 से जब से केंद्रीय राजनीति में इनका पदार्पण हुआ है, तब से लगातार असभ्यता का दौर, लगातार असंवैधानिक कार्य करने का दौर, लगातार जो है चीजों को हनन करने का जो शुरुआत इन्होंने करी है, उसको देख के अगर क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं तो देश का माहौल बिगाड़ने की पहली जिम्मेदारी इनकी है। और उसके पीछे पीछे अगर कोई चल रहे हैं तो आप सभी की इसमें गलती है। लेकिन आप कांग्रेस को आज भी हम कहते हैं कि अगर जहां कहीं हमारी सरकार है, कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो सबसे पहले आप देखिए ना भारतीय जनता पार्टी की कितना अच्छा लगा सर सुनने में, ऊपर हो गए, कितना अच्छा लगा जो बातें आपने कही। लेकिन बातें सुनने में और हमने साथ साथ क्या क्या किया ये बताने के लिए बड़ा जिगर भी चाहिए होता है। अनुज अत्रे साहब, में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद क्या किया था आपने, याद है? पूरे देश के लोकतंत्र का गला किसने घोटा था? मीडिया को जेल में किसने डाला था? लाखों लोगों को किसने जेल में बंद किया था? ठीक है कपिश जी, अरे कपिश जी, कपिश जी, क्योंकि आप पूरी न्यायिक प्रक्रिया को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए अनबायस्ड एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि अगर 100 सीटें लूट ली गई, ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि 100 सीटों का डेटा लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए ममता बनर्जी, कहे ये 100 सीटें हैं जो मुझसे लूटी गई और ये इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा अभी तक का एक निष्पक्ष रवैया रखा है और जो हमेशा न्यायपालिका की तरफ से रहता है, तो ममता बनर्जी को राहत मिल जाएगी। तो अब उनके पास तरीका क्या है कि जाए सुप्रीम कोर्ट? फेयर तरीका है सर ये? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस बात से हम आपके सहमत हैं जो आपने अभी, और इसीलिए संभवतः वो इस्तीफा नहीं दे रही। ओके। क्योंकि स्टेटस को बना रहे, यथास्थिति बनी रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में समय चाहिए होगा, उनको एविडेंसेस के साथ प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, उनको लातों से मारा गया है बकायदा, और उनके एजेंट्स को अंदर काउंटिंग सेंटर में नहीं जाने दिया गया, पुलिस को बाहर खदेड़ दिया गया। तो फिर क्या काउंटिंग हो रही थी ये बताइए, हमें बताइए ना। 2.5 लाख चुप थी, सब कुछ हो रहा था। बंगाल जैसे राज्य और में टीएमसी के जहां केवल कार्यकर्ता 8 चुप थे। करोड़ मतदाता जो आधी रात को ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं, कपिश जी विजिलेंट रहिए, कहीं कोई भी गड़बड़ी होगी तो फौरन शिकायत करिएगा, और ये सब कुछ होता रहा और किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी ने जब ये ताकीद की तो वो सोची भी नहीं थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगी, वो कल्पना नहीं की होंगी कि एक मुख्यमंत्री जो तत्कालिक हो उसको लातों से मारा जाएगा। ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारा एजेंट ही काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है धनंजय जी, आपको 30 सेकंड्स और दे पाऊंगी मैं प्लीज, लगा दी जाएंगी। ठीक है धनंजय जी 30 सेकंड्स, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र नहीं है जैसे सपा का चरित्र रहा है कि एक दलित बहन मुख्यमंत्री को इन्होंने, और बहन मायावती ने केस किया था, कोई हम नहीं कह रहे, बहन मायावती का केस जो था भाई भट्टी में ये था कि सपा के गुंडों ने मेरी असमत लूटने की और मेरी हत्या करने की कोशिश की। सपा के गुंडों, ये बहन मायावती के केस में मैं किसी को गुंडा बदमाश कहने वाला कौन होता हूँ। उन्होंने नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर, लगाओ मोहर हाथी पर, तो सपा को गुंडा उन्होंने घोषित किया था। तो इनके कल्चर हमारे कल्चर में फर्क है, हम इस तरह की बात सोच नहीं सकते। हम इस देश की मिट्टी का और नारी की शक्ति का सम्मान करते हैं और नारी शक्ति के प्राप्त आशीर्वाद नहीं, ठीक है। और ये कोई पहली बार थोड़े ही हुआ है जब हमने ये सुना है कि चलो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और बात सिर्फ कपिल जी नतीजों की नहीं है, बात नियत की भी है कि आप जनादेश को स्वीकार करते हैं या हर बार लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़े करके अपनी गलती को लेकर अपने मुंह को ढकने की कोशिश करते हैं।
और होना तो फिर अंत में मैं यही कहते हुए खत्म करूंगी कि होना तो वही है सर जो संविधान निहित है, और संविधान में जो लिखा है वो सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, अनुज साहब आपका भी शुक्रिया, रामप्रकाश पांडे जी बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे साथ थे, राहुल लाल जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, कपीश जी, धन्यवाद आप सभी का दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।